नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड। देखो, वाराणसी कोर्ट ने थर्सडे को जो पेटिशनर्स थे उनको अलाउ कर दिया है कि ज्ञानवपी मॉस्क में जो स्ट्रक्चर है उसकी कार्बन डेटिंग करवाई जा सकती है। दैट मीन्स कार्बन डेटिंग का ये कि वहाँ पर जो शिवलिंग है उसका ये पता पड़ जाए कि वो कितना पुराना है। ठीक है, ये आइडिया ले जाए। और साथ में नोटिस भी डिक्लेयर किया है कोर्ट ने। ये कहा है कि जो सामने वाली पार्टी ऑपोजिशन पार्टी है उनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इस कार्बन डेटिंग प्रोसेस के अगेंस्ट में। तो ये मुद्दा है, इसलिए हमारे लिए कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, कार्बन डेटिंग बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक ऐसा मेथड है जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब हो गया वो मटेरियल जिसमें कार्बन कंटेंट होता है। और कार्बन कंटेंट जो होता है वो कभी ना कभी लिविंग रहा हुआ है, वंस लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग। और कार्बन की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। उनमें से एक फॉर्म होता है, अच्छा, डिफरेंट फॉर्म्स को अगर कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, है ना, जैसे कार्बन हम ले रहे हैं तो यहाँ पर उस कार्बन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। उनमें से C14 एक वेरिएंट है जिसमें 14 क्या शो करता है, एटॉमिक मास। कार्बन का 14 मास होता है तो उसको कार्बन 14 बोल दिया जाता है। और ये रेडियो एक्टिव डिके के लिए जाना जाता है। अब रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, अभी तक साइंस टेक में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में, कि सेल्फ डिकेइंग जो मटेरियल होते हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं और उनसे डिके के साथ साथ में अल्फा, बीटा, गामा जैसी रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं। राइट, तो वो डिके का मतलब क्या हो गया, खत्म होना खुद से। वो रेडिएशन रिलीज होते रहते हैं, वो खत्म होता रहता है। तो ऐसे में कार्बन 14 क्या है, एक आइसोटॉप हो गया कार्बन का। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो जनरली मिलने वाला कार्बन का आइसोटॉप होता है या वेरिएंट होता है वो है कार्बन 12, जिसमें एटॉमिक मास कितना हो गया कार्बन का, 12। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दो की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में ये एक फिक्स कॉम्पोजिशन की बेसिस पे मिलते हैं। मतलब कार्बन 12 और कार्बन 14 का अगर रेशियो देखा जाए तो आपको एटमॉस्फेयर में मोर और लेस स्टैटिक दिखेगा कि हाँ जी भाई, इतने मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन 12 के हैं और इतने मॉलिक्यूल कार्बन 14 के हैं। ये फिक्स रहता है रेशियो, और ये जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी को पता रहता है। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि मान लो कोई प्लांट है। ओके, अब प्लांट का तो हमें पता है कि प्लांट अपना फूड मेकिंग प्रोसेस किसके बेसिस पे करता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन को ही अब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स की बात करें या हमारी खुद की बात करें तो हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे ना उनमें कार्बन कंटेंट डेफिनेटली होगा। और वो कार्बन कंटेंट का जो एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन है वैसा का वैसा मोर और लेस कॉम्पोजिशन आपको हमारी बॉडी में और जो भी लिविंग थिंग है उनमें दिखेगा कि भाई कार्बन 12 कितना है, कार्बन 14 कितना है। अब कार्बन 12 तो है वो तो देखो रेडियो एक्टिव नहीं है, बट कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है। अब होगा क्या कि कार्बन 12 मतलब कार्बन को जब प्लांट ने एब्जॉर्ब किया या कोई भी लिविंग थिंग है उसने एब्जॉर्ब किया और उसकी फिर डेथ हो गई, तो उसके बाद में उसकी बॉडी में कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो क्वांटिटी है वो डेथ के टाइम पे एटमॉस्फेयर के रेशियो के हिसाब से रही होगी। अब क्या होगा कि टाइम के साथ साथ में कार्बन 12 है वो तो मेंटेन रहेगा, बट कार्बन 14 है ना वो जो है वो डिके कर करके अपनी क्वांटिटी को डिवाइड कम करता चला जाएगा। और वो कम करने की जो रेट है उसी से फिर पता लगा लिया जाता है कि जी कितना पुराना वो मटेरियल होगा। ठीक है, अब यहां पर कार्बन 12 तो स्टेबल है, कार्बन 14 क्या है, रिड्यूस हो जाता है। और ये बताया जाता है अभी तक जो मेथड्स क्लियर है उनके हिसाब से कि कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है, 5730 साल। इसका मतलब अगर 1 किलोग्राम आप कार्बन 14 को एक साथ रखोगे तो वो 5730 साल बाद में कितना हो जाएगा, वो आधा किलो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आधा होने में कितना टाइम लगा था, अपनी क्वांटिटी को आधी करने में कितना टाइम लगा रहा है कार्बन 14, 5730 साल। ठीक है, इस तरीके से हर 5300 साल में ये कार्बन जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हो जाए खत्म भी।
पर पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कार्बन 14 के डिके की रेट जब हमें पता है कि हाँ जी आधी लाइफ है वो 5730 साल में होती है, तो हमें ये पता पड़ जाएगा जिस भी हम जो पहले कोई लिविंग थिंग थी, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी इंसेक्ट हो, उसका अगर रिमेन हमें मिल जाए और उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का करंट मेजरमेंट कर लें और एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट से कंपेयर कर लें, तो आइडिया लग जाता है कि जी वाकई में कितना साल पुराना वो डेड बॉडी है या कितनी साल पुरानी वो ऑर्गेनिज्म की डेड पार्ट हमें मिला है। तो ये तरीका काम में आता है कार्बन डेटिंग में। अब सवाल ये आता है कि ये तो लिविंग थिंग्स के लिए हो गया कार्बन, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है? देखो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, पर वो तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे कि मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी मान लो नॉन लिविंग थिंग, कोई रॉक है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसकी अगर हम बात करें, उसमें बना लगा हुआ मटेरियल है, उसकी एज का पता करना है, या फिर हम ये देखें कि हाँ जी जैसे ये मान लो आयरन पिलर है मेहरौली वाला, है ना, दिल्ली का, उसकी एज अगर हमें पता करनी है तो क्या किया जाएगा कि आयरन पिलर के नीचे दबा हुआ कोई ऐसा मटेरियल, आयरन पिलर जहाँ पे गाड़ा गया था वहाँ पर कोई इंसेक्ट कुछ भी वहाँ पर मिल जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि पहले लिविंग थिंग थी, ठीक है, और फिर उसकी कार्बन डेटिंग से पता कर लिया जाएगा कि इतने साल पहले ये पिलर वहाँ पे गाड़ा गया होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। पर कई बार क्या होता है कि जब उम्र उस पर्टिकुलर चीज की 40,000 या 50,000 साल तक हो जाती है, तो देखो वहां पर तो कार्बन डेटिंग से आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि हर 5730 साल में कार्बन की क्वांटिटी हो जाती है आधी। कौन से? C14 की क्वांटिटी हो जाती है आधी, ठीक है। तो इस तरीके से तो 40-50,000 साल में तो कार्बन 14 बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कि इतनी कम क्वांटिटी मिले, 8-10 साइकिल अगर निकल गया आधे आधे के, ठीक है, तो पता पड़ेगा कि इतनी क्वांटिटी है ही नहीं जिससे कि डिटेक्ट किया जा सके कार्बन 14 को और उसकी क्वांटिटी को, और कंपैरिजन किया जा सके कि हाँ जी कितना पुराना वो मटेरियल रहा होगा। तो अब ऐसे में बात ही आती है कि जब बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड कोई भी चीज है उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग की बजाय दूसरे और मेथड्स भी अवेलेबल हैं, उनका यूज किया जाता है। और उनमें दो कॉमनली यूज्ड मेथड हैं, एक तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड और एक है यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग मेथड, ठीक है। पोटेशियम में तो क्या होता है, पोटेशियम क्या है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ना पोटेशियम का, वो डिके होता है, और डिके होकर के वो कन्वर्ट किस में होता है, ऑर्गन में, और जो एनर्जी है वो अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में रिलीज करता रहता है और डिके कंटिन्यू चलता रहता है ना। इसके अलावा यूरेनियम और थोरियम का मटेरियल देखें। अब यूरेनियम थोरियम में तो बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, और वो लगभग सारे आइसोटॉप्स है ना यूरेनियम और थोरियम के, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, मतलब सेल्फ डिकेइंग मटेरियल है। और जब यूरेनियम और थोरियम डिके करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस को रिलीज करते हैं, तो रिजल्ट के तौर पर जो मटीरियल बचता है वो क्या होता है, लेड। तो इस तरीके से पोटेशियम ऑर्गन मेथड और यूरेनियम थोरियम लेड मेथड ये भी यूज किया जाता है, ठीक है। जब लंबे एज की हम बात करें, जब बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात की जाए, तब ये मेथड भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके या फिर 40-50,000 साल तक का अगर एज हमें पता करना है तो पता पड़ जाता है, ठीक है। इसमें आप देखो कि एक और मेथड है, जैसे कि सनलाइट में कितना एक्सपोजर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसका भी पता किया जा सकता है इन डेटिंग मेथड्स का यूज करके। पर इसमें यह है कि सनलाइट में एक्सपोज कितना रहा वो मटेरियल, उसके बारे में पता करने के लिए जो टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। मेथड तो वही रेडियो एक्टिव डिके पे बेस्ड है, पर इसमें क्या होगा कि जितने दिन तक, इसमें क्या देखा जाता है कि कोई मटेरियल मान लो जमीन की खुदाई करके निकाला गया, ठीक है, और देखा गया कि जी देखते हैं कि कितना पुराना ये मटेरियल है, तो उसमें सनलाइट एक्सपोजर को भी देखा जाता है कि कितने साल पहले ये सनलाइट में बिल्कुल ओपन अर्थ सरफेस पे था और कितने सालों में वो अर्थ के मिट्टी के नीचे गड़ गया। तो ऐसे में सनलाइट का इंपैक्ट भी उस मटेरियल पे देखने को मिलेगा। तो कार्बन ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ये, और साथ में ये देखा जाता है कि सनलाइट के साथ में उस पर वेरिएशन, तो इसको मेजर करने के लिए सनलाइट के साथ में ऑब्जेक्ट की एज को पता करने का कि सनलाइट एक्सपोजर कितना रहा और ऑब्जेक्ट की एज कितनी है, कितने सालों तक सनलाइट में वो एक्सपोज रहा, इसके लिए एक मेथड यूज होता है। उस मेथड का नाम है कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग, CRN मेथड बोला जाता है, ठीक है। इसमें आइस है पोलर रीजन में, उसके कोर स्केल इनके बारे में पता किया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा और दूसरी सिचुएशन में देखें तो कार्बन डेटिंग इनडायरेक्ट मेथड में भी यूज होती है। कैसे? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम देखें तो जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ जहां पर जमी रहती है, तो वहां पर पोलर रीजन की बात कर लो या हिमालयन जो आप कह सकते हो कि हिमालयन रीजन में या जो हाई माउंटेन्स है वहां पर जो ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, वहां पर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्नो के साथ में ट्रैप हो जाते हैं और फिर बाद में वो ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है ना, वो क्या है, मोर और लेस सेम रहता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि आपको पता है कि जो आइस है वो प्रिजर्वेटर का काम भी करती है, एक तरीके से डिके नहीं करने देती, बिगड़ने नहीं देती, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देती। तो उस तरीके से क्या हो जाता है, जो ट्रैप्ड कार्बन कंटेंट है वो एज इट इज मेंटेन्ड रहता है। तो उससे ये पता पड़ जाता है कि कार्बन कंटेंट एटमॉस्फेयर में कब उस आइस में मिला हुआ जो रेशियो है उससे ये आइडिया लग जाएगा कि उसमें उस जिस टाइम पर वो आइस फॉर्मेशन में आई थी उस टाइम पर कार्बन एटमॉस्फेयर में कितनी रही होगी, और उससे फिर आइडिया लग जाता है कि आइस शीट फॉर्म कब हुई होगी कार्बन का लेवल देख करके। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इनडायरेक्ट मेथड में आइस में कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रैप होने से तरीके से पता किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, डेड प्लांट, इंसेक्ट, इनके बारे में भी यूज़ तो किया ही जाता है। जैसे कोई भी रॉक है उसके आसपास में जो डेड मटेरियल है वो मैंने आपको बता दिया। ज्ञानवपी केस में मुद्दा ये है कि कार्बन डेटिंग मेथड तो डायरेक्टली यूज हो इसके चांसेस कम है। इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है मेनली कि उस वहां पे जो ज्ञानवपी मॉस्क में जो शिवलिंग है उसको हटाना पड़ेगा, हटा करके फिर बाद में नीचे से आपको मेथड वो निकालना पड़ेगा ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, उसमें कार्बन डेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो चीज़ तो देखो एप्लीकेबल हो नहीं सकती। ठीक है कि हाँ भाई वहां पर जाकर के स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश करो, फिर आप देखो कि कहाँ कितना पुराना था, मतलब तोड़ फोड़ करके एज का पता लगाओ, तो फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो ऐसे में एक मेथड यूज होगा जिसको बोलते हैं स्टाइलिस्टिक कंपैरिजन। इसमें क्या रहता है मेथड कि आप नॉर्मली हम जब भी पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में तो हमें एक चीज़ नोटिस आती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे मंदिरों की या फिर जो भी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है वहाँ पर कुछ थीम होती है डिज़ाइन में, है ना, बनाने के तरीके में, और वो थीम से कंपैरिजन किया जाएगा। इधर तो ज्ञानवपी मॉस्क के अंदर का जो शिवलिंग का वो एरिया है उसकी अच्छी से स्टडी की जाएगी कि यहाँ पर कैसा पैटर्न दिख रहा है, और इसको फिर स्टैंडर्ड रेफरेंसेस से कंपेयर किया जाएगा। फिर ये पता पड़ जाएगा कि ये जो मंदिर की डिज़ाइन है बनाने की या जो शिवलिंग है उसकी डिज़ाइन है बनाने की वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, वो डिज़ाइन से आइडिया लग जाएगा और उसी से फिर बाद में पता पड़ता है। इसके अलावा आसपास में कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा है या हो चुका है या करवा करके ये पता करा जा सकता है कि ये शिवलिंग जो है ये कितना पुराना है, मॉस्क से पहले का है या मॉस्क के बाद का है, वो सारी चीज़ें इनके पता करने के तरीके हैं। तो ये डेटिंग मेथड्स हैं और एज का पता करने का तरीका था वो हमने देखा। अगला आर्टिकल है इंडिया क्यों युद्ध को रोकना चाहता है। ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर की बात चल रही है। अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई रिसेंट, उसके साइडलाइंस पे इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनकी मीटिंग हुई थी। तब कहा ही था कि ये सही टाइम नहीं है भाई युद्ध के लिए, अभी बहुत सारे चैलेंजेस पहले से ही चल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम है। बोले इनके अलावा आप युद्ध में क्यों फंसे पड़े हो, इनसे तो निकलने दो दुनिया को। ठीक है, तो इस तरीके की बात थी मेन। तो हम क्यों युद्ध रोकना चाहते हैं इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखो सितंबर 21, 1982 को हमारी तरफ से इंदिरा गांधी जी और सोवियत यूनियन की तरफ से उनके प्रेसिडेंट ब्रेजनेव, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ये था कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं बढ़ाना है हमें किसी भी केस में दुनिया को, ये एक एग्रीमेंट था। ठीक है, और ब्रेजनेव जो थे उन्होंने ये कहा कि नेटो जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का अलायंस है, वॉर्सो पैक्ट जिसमें यूएसएसआर लीड करता था उनका अलायंस था। ठीक है, तो दोनों जो हैं जल्दी से जल्दी ये डिक्लेयर कर दें कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन या फिर जो इन दोनों की लड़ाई है नेटो और वॉर्सो पैक्ट के बीच की वो ना बढ़े। ये एग्रीमेंट था। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, बातें बहुत सारी हुई थी और मुद्दा ये था मेन कि एस्केलेशन ज़्यादा बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं था। और 1980s में आपको पता है रशिया ने अफगानिस्तान में 1979 में एक तरीके से
अफगानिस्तान में इंटरवेंशन भी कर दिया था। फिर अफगानिस्तान से यूएसएसआर को बाहर निकालने के लिए ही तो मुजाहिदीन को तैयार करवाया गया था यूएस के द्वारा, पाकिस्तान को यूज़ करते हुए। और आज पाकिस्तान वही रोना रो रहा है, ठीक है, कि जी हमारे साथ तो धोखा हुआ है, या फिर जो अफगानिस्तान में आज का जो तालिबान है उसका ओरिजिन बोलो वहीं से हो गया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। पर इंडिया ने अफगानिस्तान में जो इन्वेजन किया था ना सोवियत यूनियन ने, उसका बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि उसके पीछे कई कारण थे। जैसे 1971 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी हमारी, जिसमें हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराने में पूरा काम किया था, तो उसमें हमारे ऊपर अमेरिका ने कोई अटैक ना किया, उसके पीछे एक ही कारण था, वो था यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी। यूएसएसआर ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी बड़ी पावर पाकिस्तान इंडिया वॉर में 1971 में इन्वॉल्व होगी तो फिर हम उसको बख्शेंगे नहीं, इस तरीके की बात थी। तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था, ठीक है। और उसी टाइम पर आप देखो इंदिरा गांधी जी की और ब्रेजनेव जो प्रेसिडेंट थे रशिया के, उनके बीच में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये था कि इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलट्स, एक तो राकेश शर्मा, एक रवीश मल्होत्रा, एक स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, एक विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा, इनको इंडो सोवियत स्पेस फ्लाइट के बेसिस पे 1984 में स्पेस में भी जाना था। राकेश शर्मा का नाम आप पढ़ते हो, दूसरे बंदे का नाम भी ध्यान रख लेना, रवीश मल्होत्रा, राइट। तो ऐसे में ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट था कि स्पेस मिशन में हम हमारी फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाह रहे थे, और उसमें यूएसएसआर के अलावा कोई अच्छा कोलैबोरेशन में हमें कोई दिख नहीं रहा था, क्योंकि अमेरिका तो पूरा पाकिस्तान की तरफ था, और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हमेशा से टेंशन वाले रहे हैं, तो अमेरिका ने तो फुल सपोर्ट दिया था हमेशा से पाकिस्तान को। फिर बात आती है अब सीधी 2022 की, जो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की जो मीटिंग हुई है, वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइडलाइंस में जो समिट हुई है समरकंद में, उसके बारे में अब ये यहीं पे बताया जा रहा है कि युद्ध को लेकर के हमारी तरफ से क्या स्टेटमेंट गए हैं, उसको लेकर के इंटरनेशनली देखा जाए तो इंडिया को कितना रिकग्निशन मिल रहा है, या फिर कह सकते हो कि इंडिया का जो स्टैंड है कि युद्ध खत्म कर देना चाहिए, उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, हर तरफ से हमें एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पे काम कर रहा है, ये बातें चल रही है। फिर बाद में सवाल ये आ जाता है कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है ना, साइड लाइन पे मीटिंग हुई, और उधर 21 सितंबर या 22 सितंबर को व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि हम भाई और एस्केलेशंस को बढ़ाएंगे, तो वो टेंशन और क्रिएट कर गया। अब देखो रशिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बन गई है कि ना, गले की हड्डी बोलते हैं ना, वो बन गया है यूक्रेन, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा लड़ाई करे तो रशियन फोर्सेस इतना ज़्यादा लड़ने के लिए एंथुजियाज्म में नहीं है, क्योंकि एक तो है कि यूक्रेन के लोग अपनी मातृभूमि को डिफेंड कर रहे हैं, राइट, और दूसरी तरफ रशियन से वो एग्रेशन कर रहे हैं दूसरे की ज़मीन पे जाकर के, तो एक तो एटीट्यूड का डिफरेंस है। इसके अलावा दूसरी बात क्या आती है कि रशिया को इकोनॉमिक, अब चाहे एक्सपोज ना करे, बोले नहीं, पर कहीं ना कहीं इश्यूज तो आते ही है ना, कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, रशिया रुक गया एकदम से, है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो अब पीछे हटे तो भी फिर काम नहीं चले, क्योंकि पीछे हटे तो फिर बाद में फेस ऑफ वाली सिचुएशन बन रही है कि भाई क्या मतलब इज्जत रह जाएगी रशिया की। वैसे रशिया की इज्जत रशिया ने खुद ने बहुत हद तक डेंट कर ली है। अब रशिया ज़्यादा फोकस कर रहा है डोन बेस वाले रीजन में, जो लुहांस और डोनेट्स्क वाले रीजन थे ना, वहाँ पे रेफरेंडम करवा रहे हैं, और वोटिंग का भी शुरुआत कर दी है। अब उस चीज़ में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर रशियन डोमिनेट या रशियन स्पीकर्स हैं या प्रो रशियंस ज़्यादा हैं, जिस रीजन में रशिया अभी कन्फाइन कर रहा है या फोकस कर रहा है। अब वहाँ पर रेफरेंडम में अगर जैसे फेवर आएगा तो रशिया फिर उसको एनेक्स कर लेगा या एक बफर स्टेट के तौर पे बनाएगा, वो टाइम बताएगा। अब सवाल ये है कि अभी इंडिया क्यों इस चीज़ को लेकर के जल्दी यूं कर रहा है कि भाई वॉर रुक जाए, वो जानते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आज भी हम 60 से 70% डिफेंस रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करता है रशिया, और रशिया खुद क्राइसिस में चल जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि रशियन आर्मी है ना, वहाँ पर सप्लाई मतलब जो डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड है उनको लड़ाई करने के लिए वेपन्स, वो अभी भी नहीं, मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इंडिया ने अपना क्लियर बोल दिया कि भाई वॉर कैसे भी करो, ख़त्म करो इसको, ठीक है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा ये कहा गया कि अभी भी चाइना के साथ में 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स बचे हुए हैं, डीएस्केलेशन सब पे सारी जगहों पर नहीं हुआ है। चाइना ने अभी भी 2 पॉइंट्स ऐसे कर रखे हैं जहाँ पर हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, पर आज चाइना हमें पेट्रोलिंग करने के लिए अलाउ भी नहीं करता। एक तो है दिप्सांग प्लेन्स और एक है चारदिंग ला नल्ला।
तो यहाँ डैम चौक में बोले ये दो एरियाज अभी भी टेंशन वाले हैं, वहाँ पर अभी भी आर्मी आमने सामने बैठी है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि भाई 2 सर्दियाँ तो हमने निकाल दी, 2020 की सर्दियाँ निकाल दी, 2021 की सर्दियाँ निकाली, अब 2022 की सर्दियाँ आने वाली है, स्टार्ट हो गई। यूँ मान लो एक आधा और थोड़ा सा मान लो मानसून रिट्रीट के बाद में अक्टूबर हीट आएगी कुछ दिन, यूँ अक्टूबर लास्ट से लगभग ठंडाई जाएगी। तो 60,000 ट्रूप्स को चाइना इंडिया बॉर्डर के पास में रखना, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है लॉजिस्टिक्स में। तो ऐसे में हम वहाँ से हमारे ट्रूप्स को भी विड्रॉ करना चाहते हैं, रिलैक्स पोजीशन में लाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना पे हम डिपेंडेंसी भी जो रशिया हमें जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफेंस में, वो भी कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम दिख रही है। कारण कि रशिया अगर खुद ही खुद की लड़ाई में फंसा रहता है तो हमें क्या देगा। ठीक है, रशिया का खुद का ब्रिक्स में अभी क्या स्टेटमेंट आया है कि LAC के अक्रॉस जो इशू है वो चाइना इंडिया बायलैटरल इशू है, उसमें हम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर ये चीज़ एक्नॉलेज की है कि S-400 का जो भी सप्लाई के लिए जो शेड्यूल है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो इस चक्कर में हम क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके युद्ध रुके, युद्ध में तो किसी का फायदा नहीं है, दूसरी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरी आ गई कि सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबली, जिसकी वजह से आज महंगाई देखो कहाँ पर पहुँच रही है। देश तो बर्बाद हो गए, श्रीलंका पाकिस्तान जैसे देश। तो उस केस में ये लड़ाई रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज रिसेशन में फंस रहे हैं बहुत बुरे तरीके से, अमेरिका के फेडरल रिजर्व के द्वारा लगातार बैक टू बैक इंटरेस्ट रेट हाइक की जा रही है, रिसेशन का माहौल बना हुआ है, मार्केट कोलैप्स कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां क्या हो रही हैं, एडवर्स सिचुएशन। ठीक है, तो इसलिए इंडिया चाहता है कि कैसे भी करके युद्ध रुक जाए। नेक्स्ट है बैंकिंग लिक्विडिटी जो है वो डेफिसिट में चली गई है। ये बात अभी RBI की एक रिपोर्ट में रिलीज हुई है। समझते हैं बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी क्या होता है। देखो, बैंकों के पास में जो पैसा होता है ना कैश के फॉर्म में, वो जो है वो बैंकों की लिक्विडिटी होती है। उसका यूज़ क्या करता है बैंक, शॉर्ट टर्म बिजनेसेस, फाइनेंशियल नीड्स, किसी को लोन देना है, एडजस्ट करना है, डिपॉजिट आ गए, क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया, इनके लिए जो कैश अपने पास में रखता है, दैट इज बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर दिन, कोई भी एक गिवन डे, आज का दिन ले लो, आज के 24 घंटे मान लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम जो है वो ये देखता है कि मेरे पास में पैसे की कमी है या पैसा ज़्यादा है। कोई भी बैंक उठा के देख लो, SBI, HDFC, कोई भी कॉमर्शियल बैंक उठा लो, प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई सा भी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास में पैसा ज़्यादा होता है, तब तो वो RBI में डिपॉजिट करवा देते हैं पैसे कि भाई ये लो पैसे आप, और इस पर हमें ब्याज दे देना। डेली बेसिस पे होता है। और ये सिस्टम कौन सा होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। या फिर दूसरा केस मान लेते हैं, यहाँ पर हम बात करें डेफिसिट की, मतलब बैंकों के पास में अवेलेबिलिटी ऑफ कैश क्या है, कम हो रही है। तो उस केस में वो क्या करेंगे, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर में RBI से उधार लेंगे, और इसी कंडीशन को क्या बोल देंगे, लिक्विड, जो बैंकिंग लिक्विडिटी डेफिसिट बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब RBI जो भी उधार उसको देगा बैंक को, तो उस केस में वो थोड़ा सा टाइम पे रिटर्न भी कर देंगे, मतलब ब्याज जो भी लेंगे वो चलता रहेगा। तो ये ट्रांजैक्शन चलता रहता है। कभी बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो RBI में डाल देते हैं, बैंकों के पास कम पैसा होता है तो RBI से ले लेते हैं। ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, इसका यूज़ जो है RBI मनी को मार्केट में इंजेक्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए भी करता है। जैसे अगर बैंकों के पास में पैसा ज़्यादा है तो RBI क्या कर देगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर में बोलेगा कि भाई आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा, आप तो पैसा डिपॉजिट करो बैंक में, RBI में डाल दो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है महंगाई बढ़ जाए। तो बैंक क्या करेंगे, वो पैसा उठा के डाल देंगे, चलो ठीक है, पैसा तो है ही, डाल दिया, और RBI उसके बदले में उनको कुछ रिटर्न भी दे देगा। और वहीं पर बैंकों के पास में शॉर्टेज आ गई और लिक्विडिटी नहीं है, और RBI ने देखा कि भाई गड़बड़ है मामला, तो RBI क्या करेगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की जो रेट है उसको रिड्यूस कर देगा, और बैंकों को पैसे अवेलेबल करा देगा कि लो आप तो लो, और सिस्टम को कंटिन्यू करो। अब सवाल यह है कि अभी के टाइम पे ये कैसे शॉर्टेज आई, इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बैंक क्रेडिट जो है वो बढ़ रहा है, लोग जो है वो लोन ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब लोन देगा कौन, बैंक। लोन अगर बैंक दे रहे हैं तो बैंकों के पास में तो कैश की शॉर्टेज आएगी ना, नो डाउट। लोन देना एक तरीके से एसेट क्रिएट करना है, क्योंकि उनको भी तो ब्याज मिलेगा ना, जो भी लोन लेने वाला बोरोवर है उसके द्वारा। पर सवाल ये, बैंकों के पास तो शॉर्टेज आ गई। दूसरा कारण क्या है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट कंपनीज है ना, वो एडवांस में टैक्स पे कर रही हैं।
अब वो टैक्स पे करेंगी तो क्या करेंगी कि उनके अकाउंट में जो बैंकों के पास में पैसा पड़ा उसको निकाल करके और फिर गवर्नमेंट को पे कर देंगी। तो कुल मिलाकर के बैंकों के पास में दोनों तरीके से पैसे की कमी आ रही है। एक तो बैंकों ने उधार दे दिया और एक लोगों का जो डिपॉजिट है उसमें भी कमी आ रही है। तो ये परिस्थितियां बन रही है जिसकी वजह से ये जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी है इसकी डेफिसिट देखने को मिल रही है, ना कि सरप्लस। ठीक है। और इसके आगे अगर देखें, जो लिक्विडिटी की बात अगर की जाए, अगर बैंकों के पास में शॉर्टेज है पैसे की और ये लगातार अगर कम ही बनी रहती है तब तो देखो टेंशन वाली बात है। अगर शॉर्ट टर्म है, ट्रांजिशनरी है, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब मान लो अभी की परिस्थिति देखें तो आरबीआई ने अभी तक इंटरेस्ट रेट राइज की है। अब हम जैसे देख रहे हैं कि बैंकों में लिक्विडिटी की कमी आ रही है ना, तो बैंक भी फिर इंटरेस्ट रेट राइज करने की टेंडेंसी रखेंगे कि भाई पैसे की कमी है, लोन लेने वाले ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो एक काम करो इंटरेस्ट रेट राइज करो जिससे कि लोन की डिमांड थोड़ी रिड्यूस हो। अब आप सोचो कि मार्केट में भी फिर लिक्विडिटी की कमी आएगी अगर बैंकों के पास में पैसा नहीं होगा तो वो जो टाइट लिक्विडिटी कंडीशन है, लिक्विडिटी की शॉर्टेज रहेगी, कैश की कमी रहेगी मार्केट में, उसका नुकसान फिर गवर्नमेंट को भी उठाना पड़ेगा। कैसे कि गवर्नमेंट को जो पैसे की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, अपने बॉन्ड इशू करती है और उस पर ये परसेंटेज फिक्स कर देती है कि हाँ जी 10 साल के बॉन्ड हम दे रहे हैं और इन पे आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आरबीआई जब बॉन्ड रिलीज करेगा तो लोग आरबीआई को पैसा देंगे और वो बॉन्ड लोगों को मिल जाएगा और वो पैसा आरबीआई किसको हैंड ओवर कर देगा, गवर्नमेंट को। अब लिक्विडिटी की कमी है तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है तो लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट के लिए भी शॉर्टेज है। तो ऐसे में गवर्नमेंट और ज्यादा मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको पहले थोड़ा सा कम पैसा देते थे रिटर्न पे, अब एक काम करो आप तो हमें पैसे दो, हम थोड़ा सा ब्याज ज्यादा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी यील्ड राइज हुई कि नहीं। मतलब जो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा जब मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है तो वो बंदा क्या सोचेगा कि मुझे पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। अब क्योंकि मेरे पैसे की शॉर्टेज है और पैसा लगाने वाला तो पैसा रिटर्न ज़्यादा चाहेगा। तो गवर्नमेंट जहां पर 7.18% यील्डिंग देती थी अब बढ़कर के 7.23% हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ा कि नहीं। 100 रुपए पे पहले 7 रुपए 18 पैसे देने पड़ते थे, अब 7 रुपए 23 पैसे तो गवर्नमेंट देती है। अब और ज्यादा अगर शॉर्टेज आई लिक्विडिटी की तो गवर्नमेंट को पैसे की जब जरूरत पड़ेगी मार्केट से तो उसमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा यील्डिंग देनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो भी इन्वेस्टर होगा उसको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे भी लोड आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं फिर। तो ऐसे में ये करंट लिक्विडिटी डेफिसिट अगर टेम्परेरी है तब तो कोई इशू है नहीं, आरबीआई को कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर यहां पर लिक्विडिटी की इशू आ जाती है लॉन्ग टर्म तक, तब आरबीआई को प्रॉपर एक्शन लेना होगा। वो एक्शन क्या होगा कि आरबीआई जो लगातार इंटरेस्ट रेट्स को राइज कर रहा है, रेपो रेट को राइज कर रहा है, उसको राइज करने से एक बार रुकना पड़ सकता है। क्योंकि अगर लिक्विडिटी की कमी आएगी तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाएंगी क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा। अब आरबीआई जो है ये इंटरेस्ट रेट राइज करने की टेंडेंसी क्यों रख रहा है, एक तो इन्फ्लेशन की वजह से और एक मार्केट में रुपी का सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा होने की वजह से। डॉलर के कंपैरिजन में रुपी जो है आप देखो फ्रंट पेज पे 81 रुपए $1 तक पहुंच गया। वो बात अलग है कि बाकी करेंसीज भी क्राइसिस में जा रही है क्योंकि डॉलर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट राइज कर दी। इस वजह से डॉलर की क्वांटिटी तो रिड्यूस हो रही है और रुपी की क्वांटिटी मोर और लेस वो की वो मेंटेन्ड है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपए की वैल्यू डाउन चली गई। तभी 1 रुपया जो 74 रुपए $1 होता था वो अब घट करके कितना हो गया, 81 रुपए $1 हो गया। तो वो कमी आ जाती है। तो आरबीआई भी मजबूर है, पर वही चीज है एक बैलेंस बनाना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना भी जरूरी है और रुपी ज्यादा डाउन ना चला जाए वो भी जरूरी है क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत कुछ करते हैं। वैसे फिर तो नहीं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन कर जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है सीयूईटी यूजी जो एग्ज़ाम हुआ अभी, आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। तो उसमें देखो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई जो रिजल्ट आ गया उसमें स्कोरिंग का क्या मेथड काम में लिया है एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। तो इसमें डिटेल बताई हुई है। एक तो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। देखो होता क्या है, बहुत बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो अलग अलग डेट्स को अलग अलग सेशन में एग्ज़ाम लेनी पड़ती है और हर एग्ज़ाम हर पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हो नहीं सकते। तो ऐसे में कई बार पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है, कई बार इजी होता है, इस तरीके से वेरिएशन आता है, पर है ओवरऑल वो एक ही एग्जाम का पार्ट। तो ऐसे में अलग अलग सेशन में अलग अलग डेट्स को लगे हुए एग्जाम्स को नॉर्मलाइज करना जरूरी होता है जिससे कि
किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसने आज की डेट में, मान लो एक डेट है एक्स, या फिर 15 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक के एग्जाम चली, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तो 15 जुलाई को जो पेपर बना था वो पेपर का लेवल मान लो डिफिकल्ट था, और 30 अगस्त को जो एग्जाम लगा उसका पेपर था इजी। तो इस केस में इन दोनों के साथ में यूं तो पार्शियलिटी हो जाएगी, एक को तो मुश्किल बना दिया, एक को आपने बहुत इजी बना दिया। तो इस डिफरेंस को नॉर्मलाइज करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो रिजल्ट डिक्लेयर करोगे और जो काउंसलिंग में परसेंटेज या परसेंटाइल कैलकुलेट होगी वो किस पे डिपेंड होगी, ओवरऑल पे, कि कितना बन रहा है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के वेरिएशन को पेपर के लेवल के हिसाब से सेट करना, जिससे कि उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसका मतलब कोई स्टूडेंट ज्यादा बेनिफिट ना ले ले और कोई नुकसान में ना चला जाए, बैलेंस करना। दिस इज नॉन एज नॉर्मलाइजेशन। जेई मेंस में इनमें भी है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज होता है, और इसके लिए एक चीज कैलकुलेट होती है। अब नॉर्मली तो हम देखते हैं ना, रॉ मार्क्स होता है। रॉ मार्क्स का मतलब कि मान लो 600 नंबर का पेपर है या 300 नंबर का पेपर है, अब 300 में से 600 में से कितने मार्क्स आए वो हो जाते हैं रॉ मार्क्स। पर जो कंपैरिजन देखा जाता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि एक सेशन में जितने भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अलग अलग सेशन का परसेंटाइल अलग अलग निकलता है, ध्यान रखना। एक सेशन में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से जो टॉपर है ना, फर्स्ट रैंकर है ना, उसके कितने मार्क्स हैं और उसके कंपैरिजन में बाकी स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए परसेंटाइल मेथड यूज किया जाता है। क्योंकि हर एक सेशन में जो पेपर हुआ है उसका स्कोरिंग का, उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग रहेगा, है कि नहीं, किसी का डिफिकल्ट है तो किसी का कम है, किसी का इजी है, उस तरीके से। तो परसेंटाइल में क्या देखा जाता है कि वो कैंडिडेट्स को कंपेयर किया जाता है। इसमें देखो 100 परसेंटाइल अगर किसी स्टूडेंट के है ना, तो उसका मतलब क्या है कि जिस सेशन में उस बच्चे ने एग्जाम दिया था उस सेशन में उससे ज्यादा किसी और के नंबर है ही नहीं। इसका मतलब या तो वो टॉपर है या फिर बाकी बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 70 परसेंटाइल आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस स्टूडेंट के पीछे कितने जने खड़े हैं, उस सेशन में देने वाले जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके 70%। या अगर यूं मानो कि किसी के परसेंटाइल 90 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस सेशन में उस बच्चे ने एग्जाम दिया था उस सेशन में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था ना, उनमें ओवरऑल देखें तो उस बच्चे के जिसके 90 परसेंटाइल आए हैं उसके पीछे कितने बच्चे खड़े हैं उस सेशन के 90%, मतलब 90% बच्चों के उससे कम मार्क्स हैं। समझ गए, ये परसेंटाइल का तरीका होता है। अब देखो सीयूईटी और यूजीसी, सीयूईटी और जेई मेंस में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस देखो सीक्वेंस का है, एक तो परसेंटाइल कैलकुलेट करना, एक नॉर्मलाइजेशन का कैलकुलेशन, ठीक है। इन दोनों में एक पहले कर देता है, एक बाद में कर देता है, ठीक है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है, जो परसेंटाइल है उसको नॉर्मलाइज कैसे सेट किया जाए। देखो अलग अलग सेशन के लिए स्टूडेंट के लिए परसेंटाइल कैलकुलेट करना हम सीख ही गए कि कैसे कैलकुलेट होगा या क्या पता पड़ता है परसेंटाइल से हमें। अब देखो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का मेथड है, इसमें क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो हमें ए वेरिएबल है इसका पता होना चाहिए कि कैंडिडेट जिसका रॉ स्कोर क्या है, ठीक है, ये पता हमें पड़ जाए। रॉ स्कोर का मतलब 600 में से 500 में से कितने नंबर आए, दैट इज रॉ स्कोर, ठीक है। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि उस कैंडिडेट के रॉ स्कोर से कितने और कैंडिडेट्स हैं जिनके कम नंबर है, वो हो जाएगा बी। ए तो क्या हो गया, कैंडिडेट के कितने नंबर है, ओके। बी क्या हो गया कि बंदे का जो स्कोर है उससे कितने लोग पीछे हैं स्कोर में, ठीक है, वो हो गया बी। और सी क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि उस सेशन में अपीयर हुए। अब आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तो आप इसको हम कैलकुलेशन में सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें ये होता है कि बी को आप सी से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, मान लो एक सेशन में लगभग आप देख लो स्टूडेंट्स जो हैं कितने अपीयर हो रहे हैं, लगभग 41,326 स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, कितने कैंडिडेट्स उस सेशन में एग्जाम दे रहे हैं। फिर ये देखो कि बंदे ने जो कैंडिडेट जिसको हम परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका स्कोर है 121 मार्क्स, ठीक है। अब आप देखोगे कि 121 मार्क्स से कम कितने बंदों के हैं,
ठीक है। आप देखो 37,244 जो थे उन बच्चों से ज्यादा था। इसका मतलब 121 मार्क्स से कम स्कोर करने वाले बच्चे कितने थे इन 41,326 में से? 37,244। अब आप कैलकुलेट कर लो, ये परसेंटाइल आ गया। इस 37,244 जो कम थे उनको ऊपर रखो, 41,326 जितने टोटल थे वो रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटाइल आ जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या मिल गया? लगभग 90.12244411 ये इसकी परसेंटाइल आ गई, जिसके 121 नंबर थे। तो परसेंटाइल हमेशा कैलकुलेट होती है ना तब भी जब 7th डेसिमल तक जाया जाता है, मतलब पॉइंट के बाद में 7 डिजिट्स तक आगे बढ़ोगे। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जिसके 121 नंबर थे ना उसके पीछे कितने जने हैं? 121 नंबर से कम स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं? जितना टोटल था उसका 90%। ये चीज यहां से क्लियर होती है। और नॉर्मलाइजेशन में तो क्या किया जाता है? सेटलमेंट करना कैलकुलेशन को। कैसे कि कहीं किसी का पेपर इजी तो नहीं था, कहीं किसी का पेपर ज्यादा तो नहीं था, क्योंकि एक सेशन के लिए परसेंटाइल तो आप कैलकुलेट कर दोगे, पर स्टूडेंट्स तो अलग अलग सेशन में एग्जाम देने वाले थे, उनको कैसे सेटल करोगे? तो उसके लिए एक मेथड यूज होता है, लीनियर इंटरपोलेशन मेथड। इसमें क्या होता है? इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी भी एक चीज के बारे में यह पता पड़ गया कि इसकी मूवमेंट की स्पीड यार इतनी है, ठीक है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये 1 घंटे में कहां तक पहुंच जाएगा? I mean 2 घंटे में, 3 घंटे में कहां तक पहुंच जाएगा? तो ऐसे में हम वो कैलकुलेशन कर लेंगे एवरेज स्पीड के बेसिस पे। तो सेम चीज एक स्टूडेंट के लिए देखी जाएगी कि चलो ठीक है कि एक स्टूडेंट ने कितना क्या स्कोर कर दिया, उस स्कोर के बेसिस पे ये देखा जाए कि ओवरऑल अगर पूरे पेपर को कंबाइन करके सेट किया जाए एवरेज निकाल करके, तो वो बच्चा कहां तक पहुंच सकता है। उसी हिसाब से अलग अलग, इसको स्केलिंग भी बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन लगाई जाएगी। जिसका पेपर इजी था उसको थोड़ा सा कम स्कोर मिलेगा, जिसका पेपर टफ था उसको स्कोर थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स पे जब ये अप्लाई कर दिया जाएगा तो ओवरऑल आपको मार्क्स पता पड़ जाएंगे और उसके हिसाब से फिर रैंक आप मार्क्स है वो डिवाइड करके दे दिए जाते हैं। तो ये मेथड है जो कि काम में आता है, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमी पेज पे देखो, टेलीकॉम बिल से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में देख लेना आप, ठीक है। जो अभी ड्राफ्ट लॉ रिलीज हुआ है, 6 से 10 महीने की टाइमलाइन रिलीज की है डिबेट के लिए। इसके अलावा ब्रिटानिया कंपनी के नए सीईओ बने रंजीत कोहली और वरुण बेरी जो है वो एग्जीक्यूटिव वाइस चांसलर वीसी बन गए हैं। खैर इतना काम का नहीं, बस बता दिया मैंने ऐसे ही। ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की समिट के साइडलाइंस में, ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में एक बार आप जरूर रिवाइज कर लोगे, ठीक है। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से संबंधित जो सुनवाई है वो दशहरे के बाद में शुरू कर दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। कल हमने बात की थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को के जो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो उसके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या स्टेटमेंट है कि पीएफआई जो है वो बाहर से बहुत पैसा मंगवाती है और वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि बाहर से जो पैसा आता है वो किसके अंडर में आना चाहिए? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर में, जबकि पीएफआई ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा अपना इस एफसीआरए के अंडर में। तो एफसीआरए के बारे में एक बार आप जरूर पढ़ लोगे। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट हुए हैं राजीव बहल। फ्रंट पेज पे कुछ खास है नहीं, बस मेन चीज जो थी वो मैंने आपको बताई दी कि रशिया ने क्या बात बोली है, ठीक है। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।